हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस फैमिली। आज के हमारे एसएम बुलेटिन यानी कि स्टॉक मार्केट बुलेटिन एपिसोड 15 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टॉक और इंडेक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आने वाले टाइम में करेक्शन कहाँ पर एक्सटेंड हो सकती है, स्टॉक कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और सेक्टर स्पेसिफिक कैसी चाल आ सकती है। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम जापान का इंडेक्स यानी कि निकाई 225 उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके ऊपर हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ था कि ये करेक्शन के अंदर चल रहा है। बीच में थोड़ी सी अपमूव आ गई थी, लेकिन उसके बाद ये फिर से करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। और जो कि एशियन कंट्रीज़ है जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, चाइना, उनमें सब टाइम वाइज करेक्शन हो सकती है। इंडिया में भी टाइम वाइज करेक्शन हो सकती है। और जो यूरोपियन और जो यूएस के मार्केट है उनमें प्राइस वाइज करेक्शन हो सकती है। तो कोस्पी में भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये कोस्पी का डेली चार्ट है। इसमें जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क की हुई थी और सपोर्ट की तरह काम कर रही है। सपोर्ट में एक बाउंस भी आ चुका है। यहाँ पर एक चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि करेक्शन ख़त्म हो सकती है। शंघाई का एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये भी मार्च से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा था। मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो चुके हैं पूरे, और अब जाकर ये दिखाई दे रहा है कि ब्रेकआउट आ सकता है इसके अंदर। तो इसके अंदर भी अपमूव बन सकती है, कोस्पी के अंदर अपमूव बन सकती है, और जापान के अंदर करेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। डैक्स का एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये डैक्स यानी कि जर्मनी का इंडेक्स है। ये भी करेक्शन कर रहा था, एक ही जगह पर खड़ा हुआ था और एक बार इसने अपमूव भी दे दी, लेकिन नीचे कंसोलिडेशन बाकी है। कंसोलिडेशन बाकी और साथ ही साथ इसमें मूविंग एवरेजेस अभी तक स्क्वीज नहीं हुए पूरी तरह से। तो एक बार इसे भी नीचे आना है, मूविंग एवरेजेस को कंसोलिडेट करना है, तब हम मानेंगे करेक्शन पूरी हो चुकी है। अभी तक ये करेक्शन पूरी नहीं हुई। कैक का भी चार्ट देख लेते हैं। कैक में भी अपमूव आ गई, लेकिन इसमें भी मूविंग एवरेजेस अभी तक स्क्वीज नहीं हुए। तो इसको भी एक बार नीचे आना है, मूविंग एवरेजेस को स्क्वीज करने। यूएस के चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रहा है, यानी कि डॉ जोन्स थोड़ा डिफरेंट काम कर रहा है, नैस्डैक थोड़ा डिफरेंट काम कर रहा है और रसल और भी थोड़ा डिफरेंट काम कर रहा है। तो सबसे पहले डॉ जोन्स का चार्ट देख लेते हैं। ये डॉ जोन्स का डेली चार्ट है। इसमें करेक्शन हो रही थी। हमने जो यहाँ पर सपोर्ट मार्क की हुई है, वो सपोर्ट से एक बार आना है, मूविंग एवरेजेस को स्क्वीज करना है, और वहाँ से जो अपमूव आ चुकी है उसके बाद एक फॉल भी स्टार्ट हो चुका है। तब हम ये मान सकते थे कि करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो सकती है और उसमें प्राइस वाइज करेक्शन और बढ़ सकती है। एक बार नैस्डैक का चार्ट देख लेते हैं। नैस्डैक का चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है डॉ जोन्स से। डॉ जोन्स थोड़ा सा नीचे आ चुका है अगर आप टॉप से कंपेयर करो तो, लेकिन नैस्डैक ज़्यादा नीचे नहीं आया। यह वहीं पर खड़ा है और अपने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग भी दे चुका है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें भी प्राइस वाइज करेक्शन हो सकती है। तो एक बार रसेल का चार्ट देख लेते हैं। रसेल का चार्ट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर था। रेंज के अंदर मूविंग एवरेजेस इसने स्क्वीज कर दी। मूविंग एवरेज स्क्वीज करने के बाद इसने ब्रेकआउट भी दे दिया और ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा ऊपर भी निकल चुका है। लेकिन अगर ये फिर से इस रेंज के अंदर आ जाता है तब ये 200 EMA पर सपोर्ट ले सकता है और वहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद कंसोलिडेशन कर सकता है। लेकिन वहाँ पर भी इसका चार्ट खराब नहीं होगा। चार्ट खराब होगा जो सपोर्ट लाइन हमने नीचे मार्क की हुई है ऑलमोस्ट 2100 के आसपास। अगर ये 2100 का लेवल तोड़ देता है, वहाँ के नीचे सस्टेन हो जाता है, तब हम मान सकते थे कि चार्ट इसे खराब हो चुका है। लेकिन ये अगर उसके नीचे नहीं जाता, बीच में ही कंसोलिडेट कर जाता है वापस एक रेंज के अंदर आके, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक इसका चार्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। बोवेस्पा का चार्ट देख लेते हैं। बोवेस्पा का चार्ट काफ़ी वीक है अगर हम बाकी इंडेक्स से कंपेयर करें तो। 2021 के स्टार्टिंग से ही करेक्ट कर रहा है, काफ़ी नीचे आ चुका है। लेकिन अगर RSI को अगर देखें तो डाइवर्जेंस बन चुके हैं इसके अंदर। तो डाइवर्जेंस तो बन चुके हैं, तो इसमें अपमूव आ सकती है और ये अपमूव काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का 2 आवर का चार्ट है। 2 आवर के चार्ट में आप देख सकते हो कि 200 EMA पर सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकडाउन तो आ चुका है, लेकिन ये प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं है। जब तक ये वाला लो नहीं कटता, उसके नीचे सस्टेन नहीं होता, तब तक हम नहीं मान सकते कि ब्रेकडाउन आ चुका है। यहाँ पर एक बाउंस आने के चांसेस थे। बाउंस आने के बाद 50 EMA तक बाउंस आ सकता था, लेकिन अगर वो बाउंस नहीं आया, यहीं से ब्रेकडाउन हो जाता है, तब ये 3 आवर के टाइम फ्रेम पर एंटर कर जाएगा। और कोई भी स्टॉक या इंडेक्स 3 आवर के टाइम फ्रेम पर जब एंटर करता है, तब उस करेक्शन को पूरा होने में मिनिमम 3-4 महीने लगते हैं। अगर 3-4 महीने से कम टाइम लेता है, तब हम उस करेक्शन को वैलिड नहीं मान सकते। तो अगर ये अगले टाइम फ्रेम पर एंटर करता है, तब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया
तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप इसे फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार निफ्टी बैंक यानी कि बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा ज़्यादा वीक है अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें लॉन्ग टर्म के। वीडियो के अगले पार्ट के अंदर हम बैंकिंग स्टॉक के ऊपर नज़र डालेंगे। उसमें आप देख सकते हो कोटक बैंक काफ़ी स्ट्रांग है, HDFC बैंक भी थोड़ा स्ट्रांग है। तो अगर बैंकिंग स्टॉक के अंदर कोई भी अपमूव आती है तो इसमें भी अपमूव आ सकती है। IT का चार्ट देख लेते हैं, ये IT का 2 आवर का चार्ट है। IT से आपको थोड़ा सा दूर रहना है। आगे की वीडियो में IT स्टॉक के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि इसमें करेक्शन थोड़ी सी बढ़ सकती है और ये जो लो लग चुका है यहाँ पर वहाँ तक भी आ सकता है करेक्शन को पूरा करने, तो इससे थोड़ा सा दूर रहना है आपको। एक बार निफ्टी जूनियर का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी जूनियर का 3 आवर का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि 200 EM पे सपोर्ट लिया था, लेकिन सपोर्ट में से कंसोलिडेशन बाकी है और टाइम भी बाकी है। तो एक बार इसे वापस आना है कंसोलिडेट करने और टाइम भी पूरा करने। एक बार मिड कैप 100 का चार्ट देख लेते हैं। ये मिड कैप 100 का 2 आवर का चार्ट है। इसमें भी यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इसको भी एक बार वापस आना है सपोर्ट लेने 200 EM पर, और वहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि इसमें करेक्शन बढ़ती है या करेक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें तो, और खास करके स्मॉल कैप इंडेक्स, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स शॉर्ट टर्म में काफ़ी चल चुका है तो इसमें करेक्शन आ सकती है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को 2018 से कंपेयर करोगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स ज़्यादा ऊपर नहीं गया, इसमें थोड़े से रिटर्न दे चुके हैं। जब भी कोई बड़ी बुल मार्केट स्टार्ट होती है, यानी कि 2003 से लेकर जो 7 तक बुल मार्केट थी, बाद में जो अभी स्टार्ट हो रही है, वहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप हमेशा निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है और निफ्टी हमेशा अंडर परफॉर्म करती है। और साथ ही साथ सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स भी आते रहते हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल उस टाइम आउट परफॉर्म किया था और अब भी ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि मेटल और इंफ्रा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम नज़र रखते हैं। और स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा फॉल आने का रीज़न ये भी है क्योंकि स्मॉल कैप के ज़्यादातर स्टॉक FNO के अंदर इंक्लूड नहीं है, और जो भी स्टॉक FNO के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं ज़्यादातर ट्रेडर्स के ऊपर उनकी नज़र नहीं होती, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अंदर। तो प्राइस वाइज करेक्शन इसमें हो सकती है, टाइम वाइज करेक्शन भी हो सकती है, नीचे टाइम भी इसको बिताना है। और एक आइडियल करेक्शन हम उसे ही मानेंगे जब जिसमें टाइम और प्राइस दोनों ही इंक्लूड हो। अगर कोई एक ही चीज़ इंक्लूड होती है तब उस करेक्शन को वैलिड नहीं मान सकते। कोई भी वी शेप रिकवरी होती है तो उसमें कुछ केसेस में वैलिड हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर नीचे कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है, तभी हम उस करेक्शन को वैलिड मान सकते हैं। तो इंडेक्स के अंदर कंक्लूजन ये है कि ग्लोबल मार्केट जो कि करेक्शन कर रहे थे काफ़ी टाइम से, एक ही जगह पर खड़े हुए थे, उनमें करेक्शन ख़त्म हो सकती है और इंडिया के अंदर करेक्शन स्टार्ट हो सकती है। अगर उनमें करेक्शन ख़त्म होती है और अपमूव स्टार्ट हो जाती है तो हमारे यहाँ बाउंस आएंगे, वो भी बहुत बड़े बड़े। बाउंस के अंदर ये भी पॉसिबल है कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाए या थोड़ा सा उसके आसपास जाए, या फिर 18,000 के भी आसपास जा सकता है, लेकिन उसे भी हम बाउंस ही मानेंगे। एक बार निफ्टी को 17,000 के आसपास आना है, वहाँ पर कंसोलिडेट करना है, तब हम मान सकते हैं कि करेक्शन पूरी होगी। लेकिन 17,000 के आसपास अभी नहीं आना, थोड़ा सा लेट आना है। इसके पास ऑलमोस्ट 2-3 महीने बाकी है करेक्शन को पूरा करने के लिए, और उस टाइम तक पॉइंट ज़्यादा नहीं है नीचे आने के लिए। तो अगर इसे नीचे आना है तो बाउंस तो लेना ही पड़ेगा, और ज़्यादा जगह नहीं है नीचे आने के लिए। आपको इसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जो बोल रहे हैं कि ये टॉप लग चुका है, ये 2-3 साल नहीं कटने वाला। ये 2-3 साल वाला टॉप नहीं है, 2-3 महीनों वाला टॉप है। 2-3 महीने वाला टॉप काफ़ी अच्छे से कट सकता है। और जो थोड़े समझदार बियर है, यानी कि जो समझदार लोग हैं जो शॉर्ट करते हैं, उनमें थोड़े से पैसे बन सकते हैं ये वाले फेज़ के अंदर। ये वाला फेज़ ऐसा है कि उनमें पैसे तो बन जाएंगे लेकिन बाद में जाकर पैसे उनको देने पड़ेंगे, और ये बियर लोग को पैसा बनाना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जो 2022 में काफ़ी बड़ी अपमूव आने वाली है उसके अंदर बियर्स ही पैसा गंवाने वाला है। तो उनको थोड़ा सा पैसा देना भी ज़रूरी है ताकि आगे जाकर वो गंवा सके। तो चलिए सबसे पहले हम बैंकिंग स्टॉक के ऊपर नज़र डालेंगे कि बैंकिंग कैसा परफॉर्म कर सकता है। ये HDFC बैंक का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये 200 EM पे सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट आ सकता है, तो इसकी करेक्शन ख़त्म हो सकती है कुछ टाइम बाद। और अगर ये करेक्शन यहाँ से बढ़ाना चाहता है तो ये करेक्शन अगर बढ़ाता है तो इस लो के ऊपर भी आ सकता है, तो इसके ऊपर नज़र रखिएगा कि करेक्शन या तो बढ़ सकती है या तो यहीं से ख़त्म हो सकती है। एक्सिस बैंक का चार्ट देख लेते हैं। ये भी एक्सिस बैंक का डेली चार्ट है।
इसने भी एक बार 200 EMA पर सपोर्ट लिया था, बीच में इसने रिकवरी भी की थी उस टाइम, लेकिन अब जाकर ये तोड़ चुका है। तो एक बार इसका ये वाला लो भी आ सकता है। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है अगर आप बाकियों से कंपेयर करें तो। ये जो गैप क्रिएट हुआ था जिस दिन इसके रिजल्ट लगे थे, रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे थे, तो उस टाइम जो गैप क्रिएट हुआ था वो बस गैप फिल किया हुआ है, बाकी ये ज़्यादा नीचे नहीं आया। बाकी अगर बैंकिंग से कंपेयर करें जैसे कि कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो उनमें से सबसे स्ट्रांग आईसीआईसीआई बैंक है। कोटक बैंक का चार्ट एक बार देख लेते हैं। कोटक बैंक का चार्ट हमने ऑलमोस्ट 1800 के लेवल पे अपडेट किया था कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये ब्रेकआउट दे सकता है, और उसके बाद ये ऑलमोस्ट 2200 हो गया था। तो वहाँ पर जाने के बाद फिर से इसने करेक्शन स्टार्ट कर दी। करेक्शन में 3 आवर के टाइम फ्रेम पर करेक्शन कर रहा है, लेकिन अगर ये भी करेक्शन बढ़ाता है तो ये भी करेक्शन बढ़ा सकता है और 4 आवर के टाइम फ्रेम पर एंटर कर सकता है। तो बैंकिंग के ऊपर आपको नज़र रखना है कि ये जो मेजर स्टॉक है उनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है और वही बैंक निफ्टी में ज़्यादातर परफॉर्म करता है। उनमें कैसी मूव आती है वैसी बैंक निफ्टी के अंदर मूव आ सकती है। तो एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देख लेते हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट हम इसलिए देख रहे हैं, इनमें लॉन्ग टर्म के लिए, हॉराइजन के लिए मंथली चार्ट देखा जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक चार्ट देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 2011 में जो ये वाला टॉप लगा था वहाँ से हम करेक्शन गिनेंगे। बीच में 200 EMA के नीचे भी आ चुका है, नीचे आने के बाद ये फिर से ऊपर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ऊपर आने के बाद कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी। 200 EMA के जैसे ही नीचे आ चुका था ये, उसके बाद हम इसे इग्नोर लिस्ट में डालेंगे, इसके ऊपर हमें ज़्यादा नज़र नहीं रखना। लेकिन बाद में फिर से ऊपर आ चुका है। 100 EMA और 200 EMA के बीच में कंसोलिडेशन हो सकती है। उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जब आएगा तब हम इसे बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 200 EMA मंथली टाइम फ्रेम पर। या फिर आप डेली टाइम फ्रेम को देखते हो या वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हो तो उसमें भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन जितने भी गवर्नमेंट बैंक है जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उन स्टॉक के अंदर ओनरशिप काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, तो आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, थोड़ा परफॉर्म तो कर सकते हैं। और जो बाकी बैंक है जैसे कि कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, वो काफ़ी टाइम से आउट परफॉर्म कर रहे थे, तो उनमें थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस आ सकती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से अलग अलग चार्ट बनती है, तो उसके ऊपर नज़र रखेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर गवर्नमेंट बैंक आउट परफॉर्म कर सकते हैं प्राइवेट बैंक्स को। तो एक बार यूनाइटेड ब्रेवरीज का चार्ट देख लेते हैं। ये यूनाइटेड ब्रेवरीज का वो वीकली चार्ट है, ब्रेकआउट भी आ गया। आपको कोई भी छोटी मोटी करेक्शन मिलती है यूनाइटेड ब्रेवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर, तो दोनों ही स्टॉक आप बाय कर सकते हो। दोनों ही काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं, लीकर सेक्टर काफ़ी ग्रो कर सकता है, तो आप इसे बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, वीकली चार्ट के हिसाब से भी और मंथली चार्ट के हिसाब से भी। तो एक बार सीमेंट इंडस्ट्री के स्टॉक देख लेते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे पहले एचआईएल का चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट अगस्त से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा था, और अगर आप बाकी सीमेंट स्टॉक देखो जैसे कि अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक जो कि लीडर स्टॉक है काफ़ी, वो भी काफ़ी करेक्शन कर रहे थे अगस्त से ही। तो एचआईएल में करेक्शन स्टार्ट हो गई, 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये सपोर्ट ले रहा है और ये काफ़ी अच्छी अपमूव दे सकता है एक कंसोलिडेशन के बाद। तो सीमेंट सेक्टर के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट का एक बार चार्ट देख लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट एक लीडर स्टॉक है। वर्ल्ड में अगर बात करो तो टॉप 3 सीमेंट कंपनीज में एक आता ही है, प्रोडक्शन के हिसाब से इंडिया में नंबर 1 है, और काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट भी है इनकी। और आने वाले टाइम में सीमेंट सेक्टर काफ़ी ग्रो कर सकता है क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सीमेंट, मेटल, इंफ्रास्टॉक ये काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर भी करेक्शन अगस्त से स्टार्ट हो गई। हालांकि आप देख सकते हो कि 2 बार इसने अपर टॉप्स लगाया था, लेकिन करेक्शन हम फिर भी यही से मानेंगे क्योंकि जितने भी अपर टॉप्स लगे हैं उनमें जो मूव आई थी वो पूरी मूव इसने ख़त्म कर दी थी। लेकिन एक बार इसे देखना है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर करेक्शन पूरी करता है या 1 डे पे टाइम फ्रेम पर आता है करेक्शन को पूरा करने। पीछे इसने काफ़ी बड़ी अपमूव दी हुई थी, तो अपमूव के बाद एक करेक्शन आना तो नॉर्मल है, लेकिन करेक्शन कहाँ पर ख़त्म होती है यह हमें ध्यान रखना है। एसीसी का चार्ट देख लेते हैं। एसीसी नंबर 2 है इंडिया के अंदर, इसमें भी करेक्शन स्टार्ट होगी अगस्त से। एसीसी और अल्ट्राटेक का चार्ट काफ़ी सिमिलर है, इसमें साथ ही अपमूव आ गई और साथ ही करेक्शन चल रही है। तो इसमें भी एक कन्फ्यूजन है कि ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट लेता है या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पर आता है सपोर्ट लेने। इसके ऊपर नज़र रखेंगे कि कैसी करेक्शन करता है, कैसी मूव आती है। लेकिन दोनों ही केस के अंदर अभी आपको इसे बाय नहीं करना, अभी करेक्शन हो सकती है, टाइम वाइज करेक्शन भी बाकी है और प्राइस वाइज करेक्शन भी बाकी है। श्री सीमेंट का एक बार चार्ट देख लेते हैं।
श्री सीमेंट के चार्ट में ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट ले रहा है, और एक बार हमने जो ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है, और उस सपोर्ट तक ही आ सकता है, बिल्कुल वहाँ पर कंसोलिडेट हो सकते हैं। और अगर कंसोलिडेशन 50 EMA और 100 EMA के बीच में हो जाती है, और अगर ये वाले लाइन पे नहीं आता तो ये काफ़ी स्ट्रांग है, वहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद ये ऊपर निकल सकता है। तो एक बार अंबुजा सीमेंट का भी चार्ट देख लेते हैं। अंबुजा सीमेंट का भी चार्ट काफ़ी सिमिलर है। अगर आप एसीसी, अल्ट्राटेक और अंबुजा तीनों का चार्ट एक साथ देखोगे तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ आपको नज़र आ जाएंगी। इसमें भी करेक्शन अगस्त से ही स्टार्ट हो गई, ये भी अभी करेक्शन कर रहा है, लेकिन अंबुजा के अंदर ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर करेक्शन कर सकते हैं। रैमको सीमेंट का एक बार चार्ट देख लेते हैं। रैमको सीमेंट का चार्ट काफ़ी वीक है अगर आप बाकी उनसे कंपेयर करें तो, क्योंकि ये करेक्शन मार्च से कर रहा है और बाकी सीमेंट स्टॉक अगस्त से करेक्शन कर रहे हैं, तो इसके अंदर टाइम वाइज करेक्शन काफ़ी हो चुकी है। तो रैमको सीमेंट के अंदर 50 EMA और 200 EMA के बीच में कंसोलिडेशन हो जाती है, उसका ब्रेकआउट आ जाता है, मूविंग एवरेजेस और थोड़े नज़दीक आ जाते हैं, तब हम मान सकते हैं करेक्शन पूरी हो गई। लेकिन बाकी उनसे अगर कंपेयर करो तो फिर भी ये वीक स्टॉक है, इसकी प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं है बाकियों की तुलना में, तो इसको आपको प्रेफरेंस थोड़ा सा लेट देना है। तो एक बार जेके लक्ष्मी का चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट भी अगस्त से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा है बाकी सीमेंट स्टॉक की तरह। इसको भी अपने 1 डे के टाइम फ्रेम पर 200 EMA पर आना है, वहाँ पर कंसोलिडेट करना है, और कंसोलिडेशन होगी 50 EMA और 200 EMA के बीच में, मूविंग एवरेजेस क्लोज आएंगे, तब हम मान सकते हैं करेक्शन पूरी हो चुकी है। तो कंक्लूजन के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि सीमेंट स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन दोनों ही बाकी है। अगर हम रैमको सीमेंट और श्री सीमेंट को छोड़ दे तो बाकी स्टॉक में करेक्शन बाकी है, तो आप इसे अभी बाय मत कीजिएगा। और अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो रैमको सीमेंट और श्री सीमेंट दोनों ही काफ़ी अच्छा है, दोनों की करेक्शन यहाँ से ख़त्म हो सकती है। आप चाहे तो उन्हें बाय कर सकते हो अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके। यहाँ पर मैं जितने भी स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ वो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आपको किसी स्टॉक के अंदर बाई या सेल साइड बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो एक बार केमिकल इंडस्ट्री के स्टॉक देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूपीएल का चार्ट देखेंगे। यूपीएल के चार्ट की हमने लास्ट में डिस्कस किया हुआ था कि एक बार सा टाइम बचा हुआ है, इसने बस 5 महीने कंप्लीट किए हैं करेक्शन के अंदर, और अगर कोई भी स्टॉक 1 डे के टाइम फ्रेम पर करेक्शन करता है तब उस करेक्शन को पूरा होने में मिनिमम 6-8 महीने तो लगने चाहिए। तो ये वापस रिटर्न आ रहा है 200 EMA को टच करने, वहाँ पर कंसोलिडेट करने, और मूविंग एवरेजेस अभी तक उतने स्क्वीज नहीं हुए जितने की होने चाहिए। तो मूविंग एवरेजेस एक बार स्क्वीज होंगे, इसके 2-3 बार ये टच करेगा 200 EMA को और 50 EMA को, कंसोलिडेशन होगी, तब हम मान सकते हैं करेक्शन पूरी होगी। BASF का चार्ट देख लेते हैं। ये BASF का वीकली चार्ट है। इसमें 2018 से लेकर 21 तक करेक्शन चल रही थी, ब्रेकआउट भी आ गया और ऊपर भी निकल चुका है, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर से छोटी करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। ये जो छोटी करेक्शन आप देख रहे हो, ये करेक्शन एक्चुअली ब्रेकआउट के बाद की मुंह की नहीं है। जो नीचे इसने लो लगाया था 2020 में कोविड के फॉल के टाइम, वहाँ से लेकर ऊपर तक गिनो तो वहाँ से करेक्शन है। इतनी बड़ी अपमूव आ चुकी है तो करेक्शन इसमें बड़ी हो सकती है। तो एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि 200 EMA पर सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो सकती है 50 EMA और 100 EMA के बीच में, और अभी तक इसमें सिर्फ 3 महीने कंप्लीट हुआ है और 3 महीने बचे हो सकते हैं कंसोलिडेशन पूरी होने में। नवीन फ्लोरिन का चार्ट देख लेते हैं। नवीन फ्लोरिन का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप नवीन फ्लोरिन का वीकली या मंथली चार्ट देखो तो उसमें काफ़ी बड़े रिटर्न आपको दिखाई देंगे, एशियन पेंट या आरती इंडस्ट्रीज की तरह। तो ये काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ट है। स्ट्रॉन्ग चार्ट होने के बाद ये छोटी करेक्शन में एंटर कर रहा है, और जो करेक्शन हमें दिख रही है वो एक रनिंग करेक्शन है। यहाँ से इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक ही करेक्शन कर रहा था, और करेक्शन थोड़ी सी बढ़ा चुका है ये। तो 50 EMA और 200 EMA के बीच में कंसोलिडेशन हो सकती है, मूविंग एवरेज स्क्वीज हो सकते हैं। उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा तब हम इसे बाय करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। हालांकि अब शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना इसके लिए ठीक नहीं है, इसमें ज़्यादातर लोग ट्रेड नहीं करते, तो आप मान सकते हो ट्रेडिंग के लिए इसमें लिक्विडिटी या वॉल्यूम थोड़े से कम होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी अच्छा स्टॉक है। PI इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देख लेते हैं। PI इंडस्ट्रीज़ का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये 200 EMA के नीचे भी आ चुका था, लेकिन फिर भी हम इसे ब्रेकडाउन नहीं मानते, क्योंकि ब्रेकडाउन होने के बाद फिर से खड़ा हो चुका है। अभी तक तो इसमें बस गैप फील हुआ है। 50 EMA और 200 के बीच में कंसोलिडेशन हो सकती है। इसकी करेक्शन सितंबर में स्टार्ट हो गई, तो ऑलमोस्ट PI इंडस्ट्रीज को 2.5 महीने हो चुका है करेक्शन को पूरा किए, तो करेक्शन भी काफ़ी बड़ी हो सकती है और भी।
LKMS का चार्ट देख लेते हैं। LKMS की चर्चा हमने पहले भी की हुई थी कि ये 200 EMA पर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अभी जाकर ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है 200 EMA के। नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि ब्रेकडाउन हो चुका है। नीचे आने का मतलब है, नीचे आने के बाद हमें देखना है कि ये नीचे सस्टेन हो रहा है या सस्टेन नहीं हो। एक प्रॉपर ब्रेकडाउन उसे ही कहते हैं जब ब्रेकडाउन हो जाता है और नीचे कंसोलिडेशन भी नहीं होता, नीचे किसी को शॉर्ट करने का मौका ही नहीं मिलता, बिना कंसोलिडेशन को नीचे जाता रहता है और आपको कभी भी ब्रेकडाउन के अंदर शॉर्ट करने का आसानी से मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको ये मौका दे रहा है शॉर्ट करने का, तो ये करेक्शन असली नहीं है, तभी वापस पलटी मार सकता है। तो एल्की में इसके अंदर हमें वेट एंड वॉच करना है कि आगे की इसकी मूव कैसी होती है। और अगर ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट तोड़ देता है, 200 EMA की जो कि सपोर्ट है, वो सपोर्ट अगर तोड़ देता है तो ये 1 वीक के टाइम फ्रेम के अंदर एंटर कर जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है और इसमें करेक्शन टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों ही बढ़ सकती है। आरती ट्रेस का एक बार चार्ट देख लेते हैं। आरती ट्रेस की चर्चा हमने पहले की हुई थी। ये सपोर्ट लाइन के बिल्कुल नीचे खड़ा हो चुका है, लेकिन उसमें ये वाली सपोर्ट भी इसने तोड़ दी और नीचे आ चुका है। तो आरती ड्रग्स के अंदर काफ़ी चांसेस है कि ये 1 वीक के टाइम फ्रेम पर एंटर कर सकता है और 1 वीक के टाइम फ्रेम पर अगर एंटर कर जाता है तब उस करेक्शन को पूरा होने में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। तब ये काफ़ी बड़ी करेक्शन हो सकती है। तब आप इसे अभी बाय मत कीजिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, वेट एंड वॉच कीजिए कि कैसे इसमें मूव आती है। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा कि कैसे इसमें मूव आती है, वैसे आप इसमें पोजीशन बना सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। ज़्यादातर वीकली चार्ट में जो करेक्शन पूरी होती है उसमें हमें मीडियम टर्म लेना है, ऑलमोस्ट 1 आध साल का आप ट्रेड ले सकते हो, उसमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म का ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन जो मंथली टाइम फ्रेम होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं लॉन्ग टर्म का ट्रेड लेने के लिए। तो एक बार आरती इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देख लेते हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मई से लेकर अक्टूबर तक करेक्शन कर रहा था, उसके बाद अप मूव भी आ गई, लेकिन ये फिर से नीचे आ चुका है। अगर ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट ले रहा है तो यहीं से कंसोलिडेट करके ऊपर निकल सकता है। लेकिन अगर इसे करेक्शन बढ़ानी है, 1 डे के टाइम फ्रेम पर एंटर करना है, तो एक बार इसे 200 EMA तोड़ना है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर और बाद में ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर एंटर कर जाएगा। तब आप इसे ध्यान रखिएगा कि ये 200 EMA तोड़ता है या यहीं पर सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करता है। रेन इंडस्ट्रीज़ का एक बार चार्ट देख लेते हैं। रेन इंडस्ट्रीज़ अगस्त से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा था, अभी तक इसने 200 EMA टच नहीं किया, थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है। कंसोलिडेशन के अंदर काफ़ी मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो सकते हैं। और हमने पहले भी बात की हुई थी कि ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेट कर रहा है, उसमें हमने ये बात की हुई थी कि ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेट तो कर रहा है, लेकिन इसमें हमें वेट एंड वॉच करना है कि आने वाले टाइम में कैसी मूव आती है, यहीं से ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर यहाँ पर कंसोलिडेट होकर ऊपर निकल सकता है। तब इसमें कंसोलिडेशन तो नहीं हुई, वहीं से ब्रेकडाउन हो गया और नीचे आ चुका है ये। तब ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर एंटर कर चुका है और 1 डे के टाइम फ्रेम पर ज़्यादातर केसेस में करेक्शन पूरी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी करेक्शन भी हो सकती है। और अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो तो ये 2018 से करेक्ट कर रहा था, 2021 के अंदर ब्रेकआउट भी आ चुका था, बाद में ऊपर भी निकल चुका था। तब आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए भी, जैसे ही 1 डे के टाइम फ्रेम पर कन्फर्मेशन आती है। तो एक बार एनर्जी स्टॉक देख लेते हैं। सबसे पहले BPCL का चार्ट देखेंगे। BPCL का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और गवर्नमेंट इसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, लेकिन फिर भी हम चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे कि चार्ट कैसे बोलते हैं, वैसे हम डिसीजन लेंगे, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते। तो एक बार इसका 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ कि 550 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे ही रेजिस्टेंस पार होगा अच्छे से ऊपर सस्टेन हो जाएगा, ब्रेकआउट आएगा एक अच्छी कैंडल है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब हम इसे बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। BPCL की डिसइन्वेस्टमेंट काफ़ी पहले हो सकती है अगर हम बाकी कंपनी से कंपेयर करें तो। कॉनकॉर में भी डिसइन्वेस्टमेंट हो सकती है और उसमें भी एक अपमूव चल रही है, ऊपर जाने के बाद वो भी एक कंसोलिडेट कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। तब आप उसके ऊपर भी नज़र रखेगा और BPCL के ऊपर भी। और आपको न्यूज़ फ्लो के ऊपर नज़र रखना है कि सेल के अंदर भी डिसइन्वेस्टमेंट आ सकती है। और सेल के जो प्लांट है, स्टील के प्लांट, वो काफ़ी बड़ा है अगर हम बाकियों से कंपेयर करें तो। काफ़ी पुराने प्लांट है तो उनमें से कॉस्ट कम आती थी, लेकिन आज के टाइम पर अगर आप उतने बड़े प्लांट लगाने जाओ तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सेल के अंदर प्लांट भी बड़ा है और जो मेटल सेक्टर है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, तो सेल के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट अच्छे से हो सकती है और काफ़ी जल्दी माल बिक सकता है। तो सेल, BPCL, कॉनकर, जो भी कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट के लिस्ट के अंदर है,
आप उसे नज़र रखिएगा कि कैसी उसमें मूव्स आती है। तो एक बार एमजीएल का चार्ट देख लेते हैं। ये महानगर गैस का वीकली चार्ट है। इसमें भी 2018 से लेकर अभी तक करेक्शन चल रही थी। करेक्शन के अंदर भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 1200 रुपये के कैलकुलेट हो रहा है। जैसे ही ये लेवल पार होगा तब हम इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये लेवल काफ़ी दूर है। और गैस सेक्टर भी आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो कर सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक कंट्री पेट्रोल और डीजल के ऊपर अपनी निर्भरता थोड़ी कम कर रही है। कार्बन इसमें काफ़ी एमिट होता है, खास करके इंडिया में काफ़ी कार्बन एमिट होता है। तो उसके अंदर आप नज़र रखिएगा कि पेट्रोल के अंदर भी कम हो सकती है, और जो आने वाले नए बिजनेस है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एक बार गुजरात गैस का चार्ट देख लेते हैं। ये एक लीडर स्टॉक है। ये भी अगस्त से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा था। इसने भी एक ही बार 200 EMA को टच किया है, और अभी तक मूविंग एवरेजेस उतने स्क्वीज नहीं हुए। इसका चार्ट काफ़ी कुछ सिमिलर है यूपीएल की तरह। तो इसको भी एक बार 200 EMA पे वापस आना है, वहाँ पर कंसोलिडेट होनी है। कंसोलिडेशन होगी 50 EMA और 200 EMA के बीच में। तो इस कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तब हम मान सकते हैं करेक्शन पूरी होगी। और जबकि ये लीडर स्टॉक है, लीडर स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट सबसे पहले आ सकता है। और अगर आप बाकी उनसे कंपेयर करो जैसे कि एमजीएल, गेल, तो इसके अंदर फॉल भी काफ़ी कम आया है। तो फॉल कम आया और ब्रेकआउट भी काफ़ी जल्दी आ सकता है। तो एक बार गेल का चार्ट देख लेते हैं। ये गेल का वन डे का चार्ट है। हालांकि ये 200 EMA के नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी हम इसे ब्रेकडाउन नहीं मान सकते। ब्रेकडाउन हम तभी मानेंगे जब प्रीवियस लो, यानी कि ये वाला लो कटेगा, तब हम मान सकते हैं कि ब्रेकडाउन हो चुका है। लेकिन अभी तक हम इसे ब्रेकडाउन नहीं मान सकते। अभी भी ये 50 EMA और 200 EMA के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। कंसोलिडेशन के बाद इसमें भी ब्रेकआउट आ सकता है, तब हम इसे बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो एक बार दो इंश्योरेंस कंपनी की चार्ट देख लेते हैं, यानी कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस और ICICI लोम्बार्ड। ये ICICI लोम्बार्ड का डेली चार्ट है। इसके अंदर वन डे के टाइम फ्रेम पर करेक्शन हो रही है, मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो चुके हैं, और जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क की हुई है वहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। जैसे इसके अंदर ब्रेकआउट आता है तब हम इसे बाय कर सकते हैं। और यहाँ से आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा, यानी कि ये वाला जो लो लग चुका है वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो आप इसे भी ज़रूर नज़र रखिएगा। एक बार HDFC लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट देख लेते हैं। ये लीडर स्टॉक है अगर हम अनलिस्टेड कंपनीज को ना गिने तो। वैसे तो LIC लीडर है, लेकिन मार्केट कैप HDFC का फिर भी ज़्यादा है लिस्टेड कंपनीज में। तो 2021 के स्टार्टिंग से ही करेक्शन कर रहा था। करेक्शन के अंदर ये भी वन डे के टाइम फ्रेम पर आ रहा है। कंसोलिडेशन हो सकती है, और जब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आएगा तब हम इसे बाय कर सकते हैं। अगर ये वापस आ जाता है 200 EMA को टच करने, वहाँ पर रिटेस्ट करना है, तब कोई बुरी बात नहीं है। तब वहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो सकती है, तब ये भी पूरी तरह से वैलिड है, और वो टाइम पे ICICI लोम्बार्ड कंसोलिडेट कर सकता है। तब आप दोनों पे नज़र रखिएगा। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर स्टॉक है, और दोनों के अंदर ब्रेकआउट काफ़ी नज़दीक है। क्राइसिल का एक बार चार्ट देख लेते हैं। क्राइसिल की चर्चा हमने लास्ट वीडियोज़ में भी की हुई थी कि ये 3 आवर के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट ले रहा था, ब्रेकआउट भी आ चुका है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो तो ये 2015 से लेकर 21 तक करेक्शन कर रहा था। करेक्शन का ब्रेकआउट तो आ चुका है। जो बड़ी करेक्शन है जो 2015 से स्टार्ट हुई थी वो करेक्शन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बाद में जो छोटी करेक्शन हो चुकी है वो भी ख़त्म हो चुकी है। ब्रेकआउट तो आ चुका है, और ब्रेकआउट के बाद अपमूव भी स्टार्ट हो चुकी है। तब आप इसे चाहे तो बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आप बाकी मार्केट का माहौल देखो तो काफ़ी ख़राब है। तो अभी हम करेक्शन के अंदर चल रहे हैं, लेकिन ये करेक्शन स्टॉक स्पेसिफिक होगी। स्टॉक स्पेसिफिक यानी कि कुछ स्टॉक गिरेंगे, कुछ स्टॉक चलेंगे। चलने वाले स्टॉक के अंदर इसका नंबर हो सकता है, तब आप इसे बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए भी। और अभी ये शॉर्ट टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 3 आवर के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट कर रहा था। 3 आवर का टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छी बूम आ सकती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसे लेना चाहते हो तब इसमें अपमूव तो आ चुकी है, तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी दूर हो चुका है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपका स्टॉप लॉस दूर नहीं हुआ, इसमें अभी भी अपमूव बाकी है। तो एक बार बजाज के दो कंपनीज देख लेते हैं, यानी कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये भी सितंबर से लेकर अभी तक कंसोलिडेट कर रहा था। ये एक ही रेंज में फंसा हुआ है। जैसे इसमें छोटे टाइम फ्रेम पर करेक्शन पूरी होती है मैं इसे अपडेट कर दूंगा, तब आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा अच्छे स्टॉक हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छे स्टॉक साबित हो सकते हैं। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें, उसके अंदर ज़्यादातर जो लोन दिए जाते हैं वो पर्सनल लोन होते हैं। पर्सनल लोन का मतलब है किसी आईफोन के लिए,
या किसी बाइक के लिए या होम लोन आप बोल सकते हो, तो वो ज़्यादातर छोटे लोन हो सकते हैं। और पर्सनल लोन के अंदर एनपीए काफ़ी कम है, यानी कि बस 2% एनपीए है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो उनमें 13% एनपीए है, एग्रीकल्चर के अंदर 11% एनपीए है। तब पर्सनल लोन के अंदर एनपीए काफ़ी कम है, तो इनमें काफ़ी बड़ी अपमूव आ सकती है। एक बार बजाज फिनसर्व का चार्ट देख लेते हैं। ये भी सितंबर से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा था। इसमें भी छोटी टाइम फ्रेम पर करेक्शन पूरी होती है, तब मैं इसे अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे भी, तब आप इसे भी बाय कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जुड़े हैं, जैसे कि ये इंश्योरेंस के अंदर काम करता है, बजाज लाइफ इंश्योरेंस, जो कि लिस्टेड नहीं है, लेकिन वो भी इसके अंडर है और वो भी इसकी मार्केट कैप में एक हिस्सेदारी है। तब आप इसे वैल्यूएशन लगाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन चार्ट इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ी अपमूव भी आ सकती है इसके अंदर। लेकिन बस एक छोटे टाइम फ्रेम पर ये करेक्शन कर रहा है, वो करेक्शन बस इसे पूरी करने दो और कंसोलिडेशन हो सकती है। तो अब इन दोनों स्टॉक को बाय कर सकते हैं। दोनों स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट एक ही दिन पे कंसोलिडेशन पूरी हो सकती है। एक आध दिन थोड़ा सा पीछे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट एक ही दिन आपको मिलेगा जहाँ पर करेक्शन पूरी हो सकती है। तो दोनों स्टॉक के अंदर आप नज़र रखिएगा कि कहाँ पर ये करेक्शन पूरी करते हैं। तो एक बार इंफ्रा स्टॉक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वो सेक्टर है जिसके अंदर आपको कोई ना कोई एक्सपोजर होना ही चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए और पोर्टफोलियो पर्पस के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो, मेटल, ये जो स्टॉक है जो इकोनॉमी से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक तभी परफॉर्म करते हैं जब इकोनॉमी काफ़ी अच्छी चलती है, और आने वाले टाइम में ये हो सकता है, तब आप इसमें काफ़ी एक्सपोजर रख सकते हो। और आप देख चुके होंगे कि मेटल स्टॉक काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, इंफ्रा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसके अंदर थोड़ा एक्सपोजर रखना आपको ज़रूरी है। तो एक बार एबीबी का चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट ऑलमोस्ट 2008 से लेकर 21 तक करेक्शन कर रहा था, बाद में ब्रेकआउट भी आ गया, थोड़ा ऊपर भी आ चुका है। जैसे ही कोई छोटी मोटी करेक्शन आपको मिलती है, तब हम इसे बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आपको छोटी करेक्शन के अंदर बॉटम तलाशना नहीं है, क्योंकि जो भी बॉटम लगेगा उसके पहले जो टॉप लगा था, वो टॉप आपको कट्टा दिखाई दे सकता है। काफ़ी बड़ा स्टॉक ही है और काफ़ी बड़ी अपमूव इसमें दिखाई दे सकती है। बीएमएल का चार्ट देख लेते हैं, यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी की खास बात ऐसी होती है कि उनमें मार्केट कैप काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनमें एसेट काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बीएमएल का मंथली चार्ट है, इसमें 2006 से लेकर अभी तक ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी तक इसकी करेक्शन ख़त्म नहीं हुई। जैसे ये ब्रेकआउट आएगा ऑलमोस्ट 2000 लेवल के आसपास, तब हम मान सकते हैं करेक्शन पूरी होगी। लेकिन एक बार इसका 4 आवर का चार्ट देख लेते हैं। 4 आवर की चार्ट की चर्चा हमने पहले भी की हुई थी सितंबर के अंदर, जब ये ऑलमोस्ट 1300 पे था। तब किसने किसने इसे बाय किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अप्पू भी आ गए, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर से थोड़ा सा खड़ा हो चुका है। तब हम इसे बाय कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी। लेकिन अभी बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। एनसीसी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। एनसीसी का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये भी मार्च से लेकर अभी तक करेक्शन ही कर रहा है। करेक्शन के अंदर ये 50 एम और 200 एम के बीच में कंसोलिडेशन हो सकती है। जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा, तब हम इसे बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। ये काफ़ी अच्छे स्टॉक है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको दिखाई दे सकते हैं। एल का एक बार चार्ट देख लेते हैं। एल का चार्ट हमने काफ़ी बड़ी अपमूव दी चुका है, ट्रेंडिंग चार्ट है, लेकिन फिर भी ये घिस घिस के ऊपर जा रहा है। इसको अगर सीधी रेखा में ऊपर चला जाता तब काफ़ी अच्छा होता, लेकिन फिर भी ये घिस घिस के जा रहा है, थोड़ा सा डाउट है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है और ये स्टॉक आपके पास होना ही चाहिए। थर्मैक्स का चार्ट देख लेते हैं। थर्मैक्स का चार्ट मार्च से लेकर सितंबर तक करेक्शन कर रहा था। जैसे इसके अंदर ब्रेकआउट आया था, तब हमने इसे बुलेटिन के अंदर अपडेट किया हुआ था। तब आप में से कितने लोगों ने इसे बाय किया हुआ है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये भी इंफ्रा स्टॉक है, तो ये भी काफ़ी ग्रो कर सकता है। ये काफ़ी स्टॉक अच्छे इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और स्टॉक भी अच्छा है। और कुछ ऐसे होते हैं जो ख़राब इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन स्टॉक काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं करते। ये स्टॉक भी अच्छा है और इंडस्ट्री भी अच्छी है। तो इसके अंदर जैसे ही कोई छोटी मोटी करेक्शन आपको मिलती है, तब आप इसे बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक बार फिनोलेक्स केबल का चार्ट देख लेते हैं। फिनोलेक्स केबल के अंदर 2018 से लेकर 21 तक करेक्शन चल रही थी। 21 के अंदर इसका ब्रेकआउट भी आ चुका था, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर से खड़ा हो चुका था। तो एक बार इसका वन डे का चार्ट देख लेते हैं। वन डे के चार्ट के अंदर जुलाई से लेकर नवंबर तक ये करेक्शन कर रहा था।
इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है जो कि काफ़ी रिलायबल पैटर्न होता है। और आप ये तो जान चुके होंगे कि कोई भी पैटर्न फॉर्म हो रहा है जैसे कि ट्रायंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर या कोई भी पैटर्न आप बोल सकते हो, वो करेक्शन के अंदर ही फॉर्म होता है। अगर पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब करेक्शन हो रही है। बिना करेक्शन के पैटर्न फॉर्म नहीं हो सकता। ट्रेंड का तो कोई पैटर्न नहीं होता, ट्रेंड तो बस ऊपर जाता है या नीचे, जिसको हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बोलते हैं। उसके अंदर आपको कोई पैटर्न नज़र नहीं आएगा। पैटर्न हमेशा आपको करेक्शन के अंदर ही नज़र आएगा। तो इसके अंदर भी करेक्शन हो रही थी, तभी ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो चुका है। उसके बाद अप मूव भी आ चुकी थी और उसे आप बाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। सीमेंस का चार्ट देख लेते हैं। सीमेंस का चार्ट और एल का चार्ट काफ़ी सिमिलर है। ये दोनों ही इंफ्रा स्टॉक है और दोनों का चार्ट काफ़ी सिमिलर है और काफ़ी स्ट्रांग भी है। तब इसमें ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, बस आप इसे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बाय कर सकते हो। तो एक बार अदानी पोर्ट का चार्ट देख लेते हैं। ये अदानी पोर्ट्स का डेली चार्ट है। ये भी मार्च से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा था। ये पूरी तरह से टाइम वाइज करेक्शन है, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं है। बीच में इसकी जो न्यूज़ लगी थी जिसमें काफ़ी बड़ी डाउनफॉल भी दिखाई दी थी, लेकिन वो न्यूज़ तो बस एक बहाना था। इसमें अगर वो न्यूज़ ना भी आती तो करेक्शन आना तो फिक्स था। क्योंकि अदानी ग्रुप के अगर बाकी स्टॉक देखो जैसे कि अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन, उनमें काफ़ी बड़ी अपमूव दिखाई दी थी। तो एक अपमूव के बाद करेक्शन आना तो नॉर्मल है, ये उसी करेक्शन का एक हिस्सा है। तब ये और एक बार अगर 200 EM पे आ जाता है, वहाँ पर कंसोलिडेट हो जाती है, मूविंग एवरेजेस और थोड़े नज़दीक आ जाते हैं, तब हम मान सकते हैं करेक्शन पूरी हो गई। लेकिन ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हो। तो एक बार ऑटो सेक्टर के स्टॉक देख लेते हैं कि उनमें कैसी मूवमेंट आ रही है। तो सबसे पहले टायर इंडस्ट्रीज एमआरएफ का चार्ट देख लेते हैं। एमआरएफ का चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है, हालांकि इसमें करेक्शन हो रही थी, टाइम वाइज करेक्शन काफ़ी हो चुकी है, मूविंग एवरेजेस बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ऊपर नहीं जा रहा। आपको बस इसमें पेशेंस बनाए रखना है, जैसे कि एमआरएफ, अपोलो टायर्स, बीकेटी और सीएट टायर्स के अंदर इसमें किसी भी दिन अपमूव आ सकती है। और अगर आप बाहर का क्रूड ऑयल का चार्ट देखो तो क्रूड ऑयल का चार्ट थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, तो इसमें भी अपमूव आ सकती है, क्योंकि टायर जो बनते हैं वो ऑलमोस्ट क्रूड ऑयल से ही तैयार होते हैं। तो एमआरएफ के ऊपर आप नज़र रखिएगा और बाकी टायर स्टॉक के ऊपर भी, इनमें किसी भी दिन अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देख लेते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का चार्ट हम अमरा राजा बैटरीज के साथ कंबाइन करके देखेंगे कि उनमें कैसी मूवमेंट आ सकती है। और एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमरा राजा, इन दोनों के अंदर ये भी पॉसिबल है कि ये काफ़ी बड़ी करेक्शन में एंटर कर चुके हैं, जहाँ में मार्केट तो परफॉर्म करती रहेगी लेकिन ये दो स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे। सबसे पहले एक्साइड इंडस्ट्री के चार्ट देख लेते हैं। ये एक्साइड इंडस्ट्रीज का मंथली चार्ट है। इसमें 2011 से लेकर अभी तक करेक्शन चल रही है। हालांकि टॉप थोड़ा सा ऊपर लग चुका है, लेकिन करेक्शन हम फिर भी यही से मानेंगे, क्योंकि ये जो अपमूव दिखाई दे रही है आपको, वो अपमूव इतनी बड़ी नहीं है कि करेक्शन हम यहाँ से मान सकते हैं। और इसके पहले जो काफ़ी बड़ी करेक्शन हो रही थी पहले से ही, तो एक्चुअल टर्म के अंदर करेक्शन 2011 में स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ से लेकर अभी तक ये कंसोलिडेट कर रहा था, 200 EM सपोर्ट भी दे रहा है और ये मंथली टाइम फ्रेम का 200 EM है। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर कोई भी स्टॉक करेक्शन पूरी करता है, तब उस करेक्शन को पूरे होने में 8 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो उनमें करेक्शन काफ़ी बड़ी होती है। तो एक बार हमारा राजा बैटरी का चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट की हमने चर्चा पहले की हुई थी कि 50 EM और 100 EM के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, और उस कंसोलिडेशन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कैसी अपमूव आ सकती है। तो अगर हमारा रचा बैटरी 100 EM के नीचे आ जाता है, सस्टेन हो जाता है और वहाँ पर भी सस्टेन होने के बाद नीचे चला जाता है, तो ये 200 EM को वापस आ सकता है, जो कि काफ़ी दूर है। अगर वो करेक्शन पूरी हो सकती है और अगर वो करेक्शन बढ़ती है यहाँ से, तो टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों ही इसके अंदर बढ़ेंगी। तो हमारा राजा बैटरीज और एक्साइड इंडस्ट्रीज, उन दोनों के अंदर चांसेस ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो बहुत बड़ी करेक्शन के अंदर एंटर कर सकते हैं। तब आप इसे नज़र रखिएगा कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर ये करेक्शन कैसी बढ़ाते हैं। तो एक बार बजाज ऑटो का चार्ट देख लेते हैं। इसमें काफ़ी बड़ी वीकनेस दिखाई दे रही थी। जब तक ये सपोर्ट लाइन के ऊपर है तब तक इसका चार्ट खराब नहीं हुआ। जैसे ही सपोर्ट लाइन ब्रेक करेगा तब हम मान सकते हैं चार्ट खराब हो चुका है। जैसे ही सपोर्ट लाइन ब्रेक करेगा तब हम मान जाएंगे कि चार्ट किसका ख़राब हो चुका है। लेकिन अभी तक इसका चार्ट ख़राब नहीं हुआ, काफ़ी बड़ी अपमूव अभी भी आ सकती है। इसका चार्ट ख़राब होने का या ब्रेकडाउन आने का रीज़न ये है कि 3 व्हीलर के अंदर थोड़ा सा अप्रूवल नहीं मिल रहा एक कंट्री के अंदर। ये बाकी भी बाहर एक्सपोर्ट करते हैं,
तो वहाँ से थोड़ी अप्रूवल की दिक्कत आ चुकी है, लेकिन अभी तक इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है। और अगर आप इलेक्ट्रिक की बात करें तो टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो ये सब अपने प्लान दे चुके हैं, लेकिन हीरो मोटो को आपने अभी तक अपना प्लान नहीं दिया, तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन टीवीएस मोटर परफॉर्म कर रहा है काफ़ी अच्छे से। ये एक रीज़न हो सकता है कि टीवीएस मोटर परफॉर्म करने का। तो एक बार टाटा मोटर्स का चार्ट देख लेते हैं। इसमें भी 1 डे के टाइम फ्रेम पर करेक्शन हो रही थी, फरवरी से लेकर अभी तक करेक्शन हो रही थी। ब्रेकआउट भी आ गया, ब्रेकआउट के बाद ऊपर भी निकल चुका है और ऊपर जाके फिर से खड़ा हो चुका है। तो ये छोटी करेक्शन जैसे ही पूरी हो जाती है तब हम इसे बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। ये ब्रेकआउट जब आया था तब हमने टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे अपडेट किया हुआ था कि आप इसे बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। तब किसने किसने इसे बाय किया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म के अंदर ये बाकी स्टॉक को काफ़ी आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये पहले से करेक्शन कर रहा है, 2015 से करेक्शन कर रहा है और बाकी स्टॉक के अंदर थोड़ी सी करेक्शन लेट स्टार्ट हो गई, तो ये आउट परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो एक बार आयशर मोटर्स का चार्ट देख लेते हैं। आयशर मोटर्स 2018 से पहले से ही करेक्शन कर रहा था, करेक्शन के अंदर ही एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे ही रेजिस्टेंस पार करेगा तब हम मान जाएंगे करेक्शन पूरी हो चुकी है। तो एक बार मारुति का चार्ट देख लेते हैं। मारुति का चार्ट और आयशर मोटर का चार्ट काफ़ी सिमिलर है, इन दोनों के अंदर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 2018 में करेक्शन स्टार्ट हो गई, लेकिन मारुति का चार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है अगर हम आयशर मोटर से कंपेयर करें तो, क्योंकि इसकी करेक्शन तो 2018 से स्टार्ट हो गई और आयशर मोटर की करेक्शन 2018 के पहले से स्टार्ट हो गई थी। मारुति में ब्रेकआउट आ चुका है और आयशर मोटर के अंदर अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया। मारुति के अंदर ब्रेकआउट आना अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, जैसे ही ऊपर क्लोजिंग आए अच्छे से ऊपर सस्टेन हो जाएगा तब हम मान सकते हैं करेक्शन पूरी हो गई। तब आप इसे वेट एंड वॉच कीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा चार्ट भी है और ये टाइम में काफ़ी ग्रो भी कर सकता है। ऑटो स्टॉक और ऑटो सेक्टर काफ़ी ग्रो कर सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये 2018 से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हो। एक बार एम का चार्ट देख लेते हैं। एम का चार्ट शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा चार्ट है, तब हम इसे भी बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे ही 800 पे ब्रेकआउट आया था हमने इसे भी अपडेट किया हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर भी जा चुका है, लेकिन ऑल टाइम हाई जाने के बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वहाँ से नीचे आ रहा है, लेकिन ये डबल टॉप पैटर्न फॉर्म नहीं कर रहा। डबल टॉप पैटर्न तभी फॉर्म होगा जब ये वाला लो कटेगा, वो भी एक अच्छे कैंडल के साथ, तब हम नज़र रखेंगे कि थोड़ा सा उससे पहले रुकता है या थोड़ा बाद में रुकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर या 1-2 हफ्ते के अंदर इसमें फॉल आ सकता है, एक फॉल आ सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम इसे शॉर्ट कर दें, जैसे ही करेक्शन होगी तब हम इसे बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ग्रीविस कॉटन का चार्ट देख लेते हैं। ग्रीविस कॉटन मार्च से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा था, मूविंग एवरेज स्क्वीज हो चुकी है, ब्रेकआउट भी आ चुका है और ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा ही ऊपर निकल चुका है, तब हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखो तो जिसने ऑल टाइम हाई लगा था वो ऑल टाइम हाई इसने 2 बार टेस्ट कर चुका है, एक बार इसने पहले टेस्ट किया हुआ था और एक बार 2018 में टेस्ट किया हुआ है। तो जैसे ही हाई कटेगा इसमें बुल मार्केट स्टार्ट हो सकती है। तो बुल मार्केट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ये जो करेक्शन चल रही है वो करेक्शन खत्म हो चुकी है। बुल मार्केट हम तभी स्टार्ट मानेंगे जब ऑल टाइम हाई कटेगा, ना कि उससे पहले। तब हम इसे शॉर्ट टर्म के लिए और अभी बाय लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। 180 का टारगेट ये अचीव कर सकता है, हालांकि ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो रेजिस्टेंस ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस तैयार कर रहा था, तो ऊपर जाने के बाद एक हर्डल आना तो नॉर्मल है, लेकिन ये रेजिस्टेंस पार भी कर सकता है और ब्रेकआउट भी दे सकता है। बॉश का चार्ट देख लेते हैं। बॉश 2015 से अभी तक करेक्ट कर रहा था, हालांकि ये थोड़ा नीचे आ चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और बॉश आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो कर सकता है, क्योंकि ये बॉश में फ्लेक्स इंजिन्स का काम करता है। फ्लेक्स इंजिन्स का मतलब है कि आप इसमें इथेनॉल और पेट्रोल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं गाड़ी के अंदर, और जो इथेनॉल प्रोड्यूस होने वाला है वो ऑलमोस्ट शुगर से प्रोड्यूस होगा, तो शुगर इंडस्ट्री के ऊपर नज़र रखेगा, बॉश के ऊपर नज़र रखेगा, क्योंकि बॉश अकेली कंपनी है जो फ्लेक्स इंजिन्स के लिए तो एक पार्ट बना सकती है। फ्लेक्स इंजन का एक पार्ट आपको रिप्लेस करना होता है अगर आप फ्लेक्स इंजन लगाना चाहते हो अपने गाड़ी के अंदर, तो उसके अंदर ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं होती, लेकिन वो कॉस्ट एफिशिएंट बाद में हो जाता है, क्योंकि इथेनॉल के प्राइजेस काफ़ी कम है अगर आप पेट्रोल से कंपेयर करेंगे तो। श्रीराम ट्रांसपोर्ट का एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये भी मार्च से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा था, नवंबर के अंदर ब्रेकआउट तो आ चुका है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद थोड़ी सी करेक्शन हो सकती है,
जैसे ही कोई भी छोटी मोटी करेक्शन आपको मिलती है तब हम इसे बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मदरसन सुमी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। मदरसन सुमी का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि टॉप थोड़ा सा ऊपर लग चुका है लेकिन करेक्शन एक्चुअल मार्च से शुरू हुई है, यानी कि ये वाले टॉप के बाद करेक्शन तो हो चुकी है। एक बार 200 EMA को टच भी कर चुका है, वहाँ पर सपोर्ट भी ले चुका है, लेकिन वहाँ पर एक कंसोलिडेशन मिसिंग है। अभी तक तो मूविंग एवरेजेस भी स्क्वीज नहीं हुए हैं और अभी तक 200 EMA भी काफ़ी दूर है। 2-3 बार इसको टेस्ट करना है 200 EMA को, तब ये वापस आ सकता है टेस्टिंग करने। तब आप इसे नज़र रखिएगा। आपको इसे भी शॉर्ट नहीं करना, बस बाय करना है जैसे ही करेक्शन खत्म होती है तब। तो एक बार आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक देख लेते हैं। आईटी इंडस्ट्री के पहले सबसे पहले छोटा स्टॉक देखेंगे जो कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन है। ये एफएसएल का मंथली चार्ट है। इसमें 2008 से लेकर 20 तक करेक्शन कर रहा था। 20 के अंदर ब्रेकआउट भी आ चुका है और ऊपर भी निकल चुका है। इसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा ऊपर आ चुका है, काफ़ी बड़ी इसने अपमूव भी दे दी, लेकिन अपमूव अभी तक खत्म नहीं हुई। बड़ी करेक्शन ये पूरी कर चुका है लेकिन बाद में छोटी करेक्शन के अंदर एंटर कर गया। तो एक बार इसका डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट के अंदर ये 200 EMA पर सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही कंसोलिडेशन होगी, ब्रेकआउट आएगा, तब हम इसे बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए बाय करने के लिए ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा वॉल्यूम होता नहीं, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो हम इसे ट्रेडिंग के लिए बाय नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। HCL टेक का चार्ट देख लेते हैं। HCL का टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी करेक्शन चल रही थी और अगर टॉप से गिनो तो काफ़ी बड़ी करेक्शन चल रही है HCL टेक और TCS के अंदर, दोनों के अंदर। अगर आप इन्फोसिस और विप्रो से कंपेयर करोगे तो HCL टेक काफ़ी करेक्शन कर रहा है। ये भी 1 डे के टाइम फ्रेम पर आ सकता है करेक्शन को पूरी करने, और जब 1 डे टाइम फ्रेम पर आ जाएगा करेक्शन को पूरी करने, तभी कंसोलिडेशन में काफ़ी बड़ा टाइम भी लगा सकता है। तो HCL टेक और TCS, इन दोनों से अब थोड़े टाइम के लिए दूर रखना है। इसको वेट एंड वॉच करना है कैसे परफॉर्म करते हैं, और हम बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी। ये भी ट्रेडिंग स्टॉक है और इन्वेस्टमेंट स्टॉक भी है, लेकिन फिर भी हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना ज़्यादा प्रीफर करेंगे बजाय कि शॉर्ट टर्म के। एक बार टेक महिंद्रा का भी चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है अगर आप HCL और TCS से कंपेयर करो तो, लेकिन इसमें अपनी उतनी बड़ी अपमूव नहीं दिखाई दी जितनी कि TCS में और HCL में दिखाई दी थी। तो इसके अंदर करेक्शन भी उतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन IT से आपको थोड़े टाइम के लिए दूर रखना है क्योंकि IT के अंदर करेक्शन थोड़ी बढ़ सकती है। एक बार इन्फोसिस का चार्ट देख लेते हैं। इन्फोसिस का चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है। इसमें करेक्शन तो हो रही थी पिछले 2021 के स्टार्टिंग से लेकर अप्रैल तक करेक्शन चल रही थी। उस करेक्शन का ब्रेकआउट भी आ चुका और बाद में वापस ही करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। और जैसे ये वाली करेक्शन खत्म होती है तब हम इसे बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। ये काफ़ी अच्छे स्टॉक है और काफ़ी अच्छा ग्रो भी कर सकते हैं। तो एक बार विप्रो का चार्ट देख लेते हैं। विप्रो का चार्ट सितंबर से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा था। करेक्शन के अंदर छोटे टाइम फ्रेम पर के अंदर करेक्शन कर रहा है, और इसने अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करो तो काफ़ी बड़े रिटर्न्स इसने दे दिए है। तो आप इसे बाय कर सकते हो जैसे ही छोटी करेक्शन पूरी होती है। तो करेक्शन के लिए आपने शॉर्ट नहीं करना, जैसे ही करेक्शन पूरी होती है तो हमें इसे बाय करना है। आपको बुल मार्केट के अंदर कभी भी शॉर्ट नहीं करना होता, हमेशा करेक्शन के अंदर बाय करना होता है। तब इसे नज़र रखिएगा कि कैसे परफॉर्म करता है और कैसे इसमें मूव आती है। तो एक बार वेंकीज का चार्ट देख लेते हैं। ये वेंकीज का वीकली चार्ट है। इसमें 2018 से लेकर 21 तक करेक्शन चल रही थी। करेक्शन के अंदर बाद ब्रेकआउट भी आ चुका है, अपमूव भी दे चुका है, लेकिन बड़ी करेक्शन खत्म कर चुका है और छोटी करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। ये वो वाले कैटेगरी के अंदर है। तो इसका 1 डे का चार्ट देख लेते हैं। 1 डे की चार्ट के अंदर ये जुलाई से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा था। 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये 200 EMA पर सपोर्ट ले सकता है। अगर ये वाले लो तक भी आ सकता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे इसमें कंसोलिडेशन होती है, ब्रेकआउट आता है, तब हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये करेक्शन जुलाई से नहीं कर रहा, ये करेक्शन कर रहा है 2018 से। तो इसमें काफ़ी बड़ी करेक्शन ख़त्म हो सकती है और इसे हम बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एक बार इंडिया मार्ट का चार्ट देख लेते हैं। इंडिया मार्ट की चर्चा हमने पहले भी की हुई थी कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 8000 के आसपास, उसके बाद अपमूव भी आ गई, लेकिन उसमें हमने एक डिस्कस किया हुआ था कि बस इसमें एक कंसर्न बाकी है कि अभी तक इसने 200 EMA को टच नहीं किया। तो 200 EMA को टच ना करना ये एक रीज़न है कि ये वापस नीचे आ गया टेस्ट करने। तो यहाँ पर 50 EMA और 200 EMA के बाद कंसोलिडेशन हो सकती है। जैसे ही इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा तब हम इसे बाय कर सकते हैं,
और अब ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा चार्ट बन सकता है, क्योंकि अब इसने टेस्टिंग भी पूरी कर चुका है, टाइम भी पूरा हो चुका है और 2-3 बार इसने कंसोलिडेशन भी कर सकता है ये। जैसे ही कंसोलिडेशन होगी हम इसे बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है।